सबसे पहले गोवा का रुख करेंगे और जानकारी आपको ये दें कि 28 मार्च को शपथ लेंगे प्रमोद सावंत। सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। दूसरी बार बनेंगे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। पीएम मोदी, अमित शाह शामिल हो सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह में। इसके अलावा ये भी जानकारी है कि नितिन गडकरी और जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। 7 राज्यों के सीएम के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इस कार्यक्रम में 20 राष्ट्रीय पदाधिकारियों के शामिल होने की भी संभावना है। तो कौन कौन इस कार्यक्रम में गेस्ट होगा वो भी आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ ये भी संभावना है कि 20 राष्ट्रीय पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। 28 मार्च को होगा प्रमोद सावंत का शपथ ग्रहण समारोह। बतौर मुख्यमंत्री एक बार फिर से शपथ वो लेंगे 28 मार्च को। दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि इस बार गोवा का चुनाव भी बहुत ज्यादा अलग था क्योंकि मनोहर पर्रिकर के बिना इस बार का चुनाव हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी काफी फायदा हुआ और अच्छी खासी सीटें, 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई। अब बारी है शपथ ग्रहण समारोह की और कैसा होगा कार्यक्रम वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल होंगे वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में यानी कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं, ये संभावना है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अलावा 7 राज्यों के सीएम के शामिल होने की संभावना है। और जावेद शाह मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। जावेद, 28 मार्च को प्रमोद सावंत का शपथ ग्रहण समारोह, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? कैसी तैयारी कार्यक्रम की चल रही है? कितने बजे से कार्यक्रम शुरू होगा? कौन कौन इसमें शामिल होगा? ये सभी जानकारी दीजिए। देखिए दीपिका, मैं आपको बता दूं कि गोवा में शपथ ग्रहण समारोह 28 मार्च को सुबह 11 बजे हो सकता है। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है। और इस शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हो सकते हैं। और साथ ही 7 राज्य के मुख्यमंत्री और 20 राष्ट्रीय पदाधिकारी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना पूरी जताई जा रही है। बिल्कुल जावेद, और इसके अलावा वाकई में इस कार्यक्रम को लेकर अगर कहा जाए तो काफी तैयारी भी की जा रही है और भव्य स्वरूप इसे देने की तैयारी भी है। इसके अलावा क्या खास इस कार्यक्रम में रहने वाला है? क्योंकि पिछली बार की अगर बात की जाए तो मनोहर पर्रिकर की मौजूदगी थी, लेकिन इस बार प्रमोद सावंत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और पार्टी ने जीत भी हासिल की है। तो क्या विशेष कार्यक्रम में रहने वाला है? देखिए दीपिका, इस कार्यक्रम में सबसे मेन अगर से हम देखा जाए कि भाजपा ने जो 20 सीटें जीतकर यहाँ पर जो अपना परचम लहराया है, तो सबसे महत्वपूर्ण वही देखने को मिलेगा कि भाजपा को जो बहुमत से 1 सीट कम मिली है। 20 सीटों पर भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की है। तो इस और सबकी नजर रहेंगी। और दूसरी बात के प्रमोद सावंत की बात की जाए तो प्रमोद सावंत दूसरे से गोवा में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये एक देखने जैसी बात रहेगी दीपिका। बिल्कुल जावेद, उम्मीद से ज्यादा सीटें, क्योंकि इतने ज्यादा अनुमान तो लगाया जा रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इसके अलावा कहां पर कार्यक्रम रखा गया है और फिलहाल ग्राउंड की अगर बात करें तो क्या अभी से तैयारी शुरू हो गई है? क्योंकि 28 मार्च को कार्यक्रम होगा। जी देखिए, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी यही है कि 28 मार्च को सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह का जो कार्यक्रम है वो आयोजित हो सकता है। और इसकी पूरी जानकारी अभी हमारे जावेद, पास में क्या पूरी जानकारी कार्यक्रम नहीं है। स्थल को लेकर जानकारी है कि कहां पर कार्यक्रम तय किया गया है? ये भी जानकारी हाथ लग पाई है क्या? ये पता चल पाया है क्या कि यहां पर तय होगा कार्यक्रम, यहां पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? दूसरा ये कि कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी इसमें शामिल होंगे और साथ साथ 7 राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, ऐसी संभावना है। अगर 7 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं तो कौन कौन से राज्यों के सीएम शामिल होंगे कार्यक्रम में? कोई जानकारी अपडेट है क्या?
अभी पूरी तरह से अधिकृत जानकारी हमें नहीं मिल पाई है और किसी भी मतलब भाजपा के कोई विधायक ने या भाजपा की तरफ से किसी भी तरह की ऐसी कोई घोषणा अभी नहीं की गई है कि कार्यक्रम कहाँ लिया जाएगा और शपथ ग्रहण में कौन-कौन शामिल होगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर है, उस खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही 7 राज्य के मुख्यमंत्री और 20 राष्ट्रीय पदाधिकारी इस शपथ समारोह में शामिल हो सकते हैं। उनकी बिल्कुल पूरी-पूरी जावेद, संभावना है। बिल्कुल। और जैसी तैयारी होगी और जो भी जानकारी होगी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे आपके द्वारा। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता देते हैं कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि नवाब मलिक की मुश्किलें जेल जाने के बाद भी कम नहीं हो रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए नवाब मलिक के, हालांकि आपको बताएं कि कुर्ला स्थित गोवा वाला कंपाउंड के पास में मंगलवार की सुबह फिर से ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है। नवाब मलिक की मुश्किलें अब फिर से इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि ईडी ने एक और ठिकाने पर छापेमारी की है। गोवावाला कंपाउंड में ईडी की छापेमारी 300 करोड़ के जमीन घोटाले का आरोप है और इसलिए छापा मारा जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आपको बता दें कि जेल में बंद है नवाब मलिक और अभी भी छापेमार कार्रवाई को अंजाम ईडी की तरफ से दिया जा रहा है। पूछताछ भी की जा रही है। एक कंपाउंड में एक व्यक्ति से पूछताछ की गई है और उसके दस्तावेजों की जांच पड़ताल शुरू की गई है। लेकिन सूत्रों की माने तो इस मामले में कुछ अन्य जानकारियां हालांकि की तलाश में ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी है। ऐसे में ईडी के हाथ आज क्या कुछ नई जानकारियां और दस्तावेज लगते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल नवाब मलिक को अदालत ने 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ है, लेकिन माना तो ये भी जा रहा है कि छापेमारी के बाद उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। तो गोवा वाला कंपाउंड में ईडी की छापेमारी एक बार फिर से अब देखने को मिल रही है, क्योंकि 300 करोड़ के जमीन घोटाले का आरोप है। नवाब मलिक अभी जेल में बंद हैं और फिलहाल छापेमारी ईडी की अब भी जारी है। तो नवाब मलिक की मुश्किलें तो लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्योंकि दूसरी तरफ ईडी भी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। राजन मिश्रा तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे लाइव उनका रुख करेंगे। राजन, इस खबर को लेकर और क्या अपडेट है आपके पास और क्या जानकारी है? देखिए, आज सुबह से करीबन 8 से 9 बजे जो करीबन मुंबई के कुर्ला का जो गोवा वाला कंपाउंड है, वहां पर जो ईडी के जो बड़े अधिकारी है वो वहां पर आए। उनके साथ बाकायदा एक महिला अधिकारी भी थी और सीआरपीएफ की एक बड़ी टीम वहां पर पहुंची थी। और कहा यह जा रहा था कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं नवाब मलिक के ऊपर कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम के गुर्गे से वो प्लॉट को खरीदा है, बहुत ही कम दामों पर, बहुत ही कम कीमतों पर खरीदा है। तो ऐसे में ईडी के जो अधिकारी थे वो वहां पर पहुंचे और भी जो जरूरी जो डॉक्यूमेंट है, जो भी दस्तावेज है वो जमा करने के लिए। और ये लेकिन अभी कह पाना मुश्किल होगा कि और क्या कुछ नए सबूत उनके हाथ लगे हैं, लेकिन सबकी निगाह इसी के ऊपर टिकी है कि आज जिस तरीके से जो बड़े अधिकारी हैं ईडी के वो मुंबई के कुर्ला पहुंचे गोवा वाले कंपाउंड में, तो सबकी निगाह कहीं ना कहीं इसी के ऊपर टिकी है कि और कितने नए सबूत उनके पास जमा होंगे। नवाब मलिक की जो मुश्किलें हैं और ऐसे में लगता है नवाब मलिक तो पहले से ही जेल में बंद है, तो क्या उसी मामले में इस छापेमारी को अंजाम दिया गया है या फिर ये कोई दूसरा मामला है, ईडी ने छापेमारी की है? नहीं, देखिए ये वही मामला है। नवाब मलिक अभी मुंबई के ऑर्थर जेल में है और उनके ऊपर जो आरोप लगा है प्लॉट को लेकर कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम के जो गुर्गा है उससे एक जमीन खरीदा था गोवा वाला कंपाउंड में और उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने बहुत ही कम दामों पर वो खरीदा है। तो दाऊद इब्राहिम का जो कनेक्शन है उसी को लेकर आज ईडी के जो बड़े तमाम जो अधिकारी थे वो आज करीबन 8 से 9 बजे के बीच मुंबई के कुर्ला के गोवा वाला कंपाउंड में पहुंचे। उनके साथ एक महिला अधिकारी भी शामिल थी। बाकायदा जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सीआरपीएफ के भी बड़ी टीम आप उनके बता रहे साथ कि 8 से 9 मौजूद थी। बजे के करीब इस छापेमारी को शुरू कर दिया गया था और अब तो 2:30 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो ईडी के हाथ लगा ही होगा। क्या जानकारी जुटाई गई है ईडी के द्वारा? कुछ अंदर से खबर मिल पा रही है? क्या पता चल पाया ईडी को या फिर कुछ बताया गया हो? देखिए, कहा यह जा रहा था कि वहां पर एक व्यक्ति थे, उनके साथ ईडी ने काफी देर तक पूछताछ की, लेकिन अभी यह कहना मुश्किल होगा कि और कितने जो दस्तावेज हैं, जो सबूत है वो नवाब मलिक के खिलाफ जमा हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से ईडी का जो रुख है वो साफ दिख रहा है और ऐसे में लगता है कि नवाब मलिक की जो मुश्किलें हैं वो किसी भी एंगल से हमें कम दिखाई नहीं दे रही है।
जी बिल्कुल राजन, ये भी है क्योंकि कंपाउंड में एक व्यक्ति से ईडी ने पूछताछ भी की और आप बता रहे हैं कि पूछताछ की भी जा रही है, तो क्या लग रहा है क्योंकि सुबह से छापेमारी चल रही है, क्या अभी और इस छापेमारी को अंजाम दिया जाएगा, अभी और पूछताछ की जाएगी? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज सवेरे ईडी के जो अधिकारी पहुंचे थे, तो कहा ये भी जा रहा है कि अभी, क्योंकि देखिए मुंबई के औरथर जेल में नवाब मलिक हैं हम्म। और मौजूदा वक्त में मंत्री भी हैं, लेकिन जिस तरीके से आज ईडी लगातार छापेमारी कर रही है, वहां पे प्लॉट पर जा रही है, तो ऐसे में ईडी का जो रुख है वो साफ दिखाई दे रहा है। ईडी किसी भी दबाव में नहीं है, वो अपना काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो लगातार आरोप लगा रहे बीजेपी के ऊपर राजन, जिस व्यक्ति से पूछताछ हो रही है वो व्यक्ति कौन है, और क्या ये हम मानकर चलें कि अभी तो एक व्यक्ति से पूछताछ हो रही है, इसके अलावा भी अन्य और कई लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ हो सकती है, और अगर पूछताछ हो सकती है तो किस किस पर संदेह जताया जा रहा है ईडी की तरफ से? देखिए, ये हमें जानकारी मिली थी करीबन 10:30 बजे कि वहां पर एक व्यक्ति से पूछताछ की गई, लेकिन वो व्यक्ति कौन है, उसका क्या नाम है, वो कहाँ पर रहता है, ये बारे में जानकारी जो अभी सामने नहीं आई है। लेकिन ईडी जो सवेरे सवेरे 8 बजे जाना, और तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कहीं ना कुछ तो वहां पर प्रूफ है, और ज्यादा जानकारी जमा करने के लिए ईडी के अधिकारी वहां पर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वहां पर है, लेकिन क्या है ये कह पाना अभी मुश्किल होगा। ठीक है राजन, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो नवाब मलिक की मुश्किलें अब देखिए लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि ईडी सुबह 8 से 9 बजे से लगातार छापेमारी कर रही है और पूछताछ भी जारी है। आगामी महानगर पालिका चुनाव को ध्यान में रखते हुए शिवसेना खासतौर पर महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में जनसंपर्क मुहिम शुरू कर रही है, और ये जो मुहिम है वो आज से शुरू हो रही है। शिवसेना पार्टी के सांसद इन क्षेत्रों के हर जिले में पहुंचेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों के लिए प्रेरित भी करेंगे और उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। साथ ही साथ इनके साथ मुंबई और ठाणे के 20-20 कार्यकर्ताओं का ग्रुप चलेगा। 4 दिनों के बाद सभी सांसद पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को अपनी रिपोर्ट देंगे और संबंधित इलाकों की जमीनी हकीकत बताएंगे। ऐसे में संजय राउत मुंबई से सोमवार को नागपुर पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस के गढ़ नागपुर पहुंचते ही राउत ने उनका नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा, कटाक्ष किया। वहीं शिवसेना प्रमुख और सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि नागपुर महाराष्ट्र की उपराजधानी है, नागपुर के नेताओं को मुंबई प्रिय है, वैसे हम मुंबईकरों को नागपुर प्रिय है। ये महाराष्ट्र के एक नेता बोलते हैं, ये मोदी जी ने नहीं कहा है। मैं दिल्ली में ज़्यादा रहता हूँ, रूपाल तुम्हारे साहब रहते हैं, मोदी जी बहुत काम करते हैं, मोदी जी 18-18 घंटा काम करते हैं, ये हमको भी मालूम है। लेकिन महाराष्ट्र के जो नेता है कुछ बीजेपी के, वो थोड़े ज़्यादा ही ऊपर चढ़ा रहे हैं। एक्सटॉर्शन केस में भगोड़े घोषित किए गए डीसीपी सौरभ त्रिपाठी को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल गृह मंत्रालय की तरफ से मुख्यमंत्री को डीसीपी सौरभ त्रिपाठी को निलंबित करने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन आपको बता दें कि डीसीपी सौरभ त्रिपाठी पर अंगड़ियों से वसूली का आरोप है। फिलहाल मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो डीसीपी सौरभ त्रिपाठी को निलंबित कर दिया गया है। राजन मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। राजन, और क्या जानकारी है इस खबर को लेकर, क्या और डीसीपी पर आरोप लगाए गए हैं? देखिए सौरभ त्रिपाठी के निलंबित करने का प्रस्ताव बकायदा गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भेज दिया गया था और मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने का केवल इंतजार था। और ऐसे में आज सवेरे जो है ये जानकारी मिली और मंजूरी आखिरकार मिल गई, जिसके बाद डीसीपी सौरभ त्रिपाठी को निलंबित कर दिया गया। आपको बता दूं कि उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने बकायदा वसूली की है, ये उनके ऊपर आरोप लगा और वो रफ्तू चक्कर भी थे। फिलहाल मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और उनको ढूंढने की तलाश कर रही है। ठीक है राजन, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो डीसीपी पर आरोप लगाए गए थे अवैध वसूली के, और कहीं ना कहीं वो आरोप सिद्ध साबित होते हुए नजर आए और यही वजह है कि डीसीपी को निलंबित कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। दिल्ली में RRR की प्रमोशन के दौरान आमिर खान ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर कहा है कि ये फिल्म सभी को जरूर देखनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो यकीनन बहुत दुख की बात है। फिल्म प्रमोशन के दौरान आमिर खान के साथ फिल्म के अन्य कलाकार यानी कि आलिया भट्ट, सुपरस्टार जूनियर NTR और रामचरण भी मौजूद रहे।
जरूर देखूंगा मैं, क्योंकि वो एक हिस्ट्री का ऐसा हिस्सा है जो हम सबको बहुत, हमारा दिल दुखता है उससे। तो कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो यकीनन बहुत ही दुख की बात है, और ऐसी एक फिल्म जो बनी है उस टॉपिक पे, वो यकीनन हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए और हर हिंदुस्तानी को वो याद करना चाहिए कि एक इंसान पे जब उस पर अत्याचार हो तो क्या बीतती है। तो ये जो फिल्म बनी है, दिस इज टच द इमोशंस ऑफ ऑल पीपल हु बिलीव इन ह्यूमैनिटी, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज वंडरफुल। So I will definitely watch the film, and I'm so happy that the film is successful, and I feel that this is a time in India which was sad, which I think that people should look at carefully and remember. और पिंपरी चिंचवड़ मनपा कराधान और कर संग्रहण विभाग के जरिए संपत्ति कर के बकाया की वसूली प्रक्रिया लगातार जारी है। अब तक कुल मिलाकर 483.52 करोड़ रुपए की संपत्ति कर वसूला जा चुका है और वहीं 106 बकाया की संपत्तियों को सील कर दिया गया है और 60 संपत्तियों के प्लम्बिंग कनेक्शन काट दिए गए हैं। वहीं नागरिकों को अवैध निर्माण दंड को छोड़कर मूल करों का भुगतान करने की सुविधा है। आपको ये बता दें कि कराधान और संग्रहण विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि संपत्ति के बकाये पर मूल कर का भुगतान कर जल आपूर्ति विच्छेदन, संपत्ति सील करने जैसी कठोर कार्रवाई से बचें। आपको ये भी बता दें कि कर संग्रहण विभाग के जरिए 579 लोगों को नोटिस भेजा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ 453 संपत्तियों को जब्त किया गया है। तो 453 संपत्तियों को जब्त किया गया है, 579 लोगों को नोटिस भेजा गया है। कर चोरी का पूरा मामला है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। महाराष्ट्र के लातूर में उदगीर में आबकारी विभाग ने कार्रवाई की और हकनवाड़ी और डोंगर शेलकी तांडा गांव में आबकारी विभाग ने अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने वाले अड्डों पर छापेमारी की, जिसमें 72,750 रुपए की कीमत की 2600 लीटर कच्ची शराब विभाग की टीम की ओर से बरामद की गई है। लेकिन आपको बता दें कि इस शराब को टीम ने मौके पर ही नष्ट कर दिया है और इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है और आगे भी कार्रवाई जारी है। और वैसे ही विरार क्षेत्र में आने वाले नाला सोपारा फाटा के मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भीषण सड़क हादसे की घटना सामने आई है। लेकिन आपको ये बताएं कि गुजरात की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे कंटेनर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं पीछे बैठे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं घायल बुजुर्ग को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने कंटेनर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुणे में ओशो आश्रम के कोरेगांव पार्क में ओशो के शिष्यों ने देश विदेश से आए लोगों को गेट पर रोक दिया, जिसके बाद ये सभी लोग धरने पर बैठ गए। आपको ये भी बता दें कि 47 साल पहले 21 मार्च को ओशो को ज्ञान प्राप्त हुआ था और पुणे में ओशो की समाधि होने की वजह से कई जगह से लोग यहां दर्शन करने आते हैं। लेकिन जब अनुयायी समाधि स्थल पर पहुंचे तो उन्हें गेट पर ही सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया, जिसके बाद से ही अनुयायी धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं इस दौरान लोगों का ये कहना है कि वो सिर्फ दर्शन करके निकल जाएंगे। आज हमारे सद्गुरु ओशो का संबोधि दिवस है। आज के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था जबलपुर में। आज पूरी दुनिया में लाखों लोग उनका संबोधि दिवस मना रहे हैं और ये पूना कम्यून जहाँ पर ओशो रहे और जिन्होंने अपना शरीर छोड़ा, यहाँ इनकी समाधि है। उस समाधि पर हम शांत और मौन बैठने के लिए, दर्शन करने के लिए पूरे देश विदेश से लोग आए हैं। मगर इन ट्रस्टियों ने 2-3 घंटे यहाँ पर रोके रखा। बेताल सर हमारे जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जो उनको हस्तक्षेप से उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन बहुत बेईमानी पूर्वक आधे लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया। टाइम खत्म हो गया। और खबर नांदेड़ से है, जहां 3 साल पहले शहर के बाबनगर इलाके में 9 लोगों ने मिलकर तेज
हथियार से एक युवक की हत्या कर दी थी और इस मामले में शिवाजी नगर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। पिछले 3 साल से फरार चल रहे 3 आरोपियों की खबर मिलते ही पुलिस ने एक दस्ता तैयार कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश भी किया। अदालत ने तीनों आरोपियों को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है और पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में 16 अप्रैल 2019 को सदाशिव अलियास सदा आनंद किरकन उम्र 23 साल, इसका 9 लोगों ने आपसी कुछ अनबन और गेवे दावे के चलते हुए खून किया था। उस बारे में मृतक सदाशिव के भाई आनंदा किरकन इन्होंने कंप्लेंट दर्ज किया था शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन को 16 से 17 अप्रैल 2019 को। तो उसमें दंगे सहित खून का मामला दर्ज हुआ था। और मुंबई दिंडोशी पुलिस ने शिवशाही इलाके से एक बोगस डॉक्टर को गिरफ्तार किया है जो बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के 4 साल से दवाखाना चला रहा था। मनपा अधिकारी और दिंडोशी पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में डॉक्टर को दवाखाने से गिरफ्तार कर उसके पास से कई बॉक्स दवाइयां और मेडिकल का सामान भी जब्त किया गया है। आरोपी डॉक्टर को जेल भेज दिया गया है। बेसिकली ऐसा है ना, काफ़ी सालों से मुंबई में बोगस डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई थिंक बोगस हर जगह है, लेकिन कुछ 6 महीने पहले धड़क मुहिम आई थी बीएमसी की, जिसमें सारे डॉक्टर्स का वेरिफिकेशन करना था। जैसे कि मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ पी नॉर्थ वार्ड दिंडोशी में, तो वहाँ पे कुछ डॉक्टरों का वेरिफिकेशन हुआ था। वहाँ पे मुझे काफ़ी प्रेशराइज़ किया गया था कि डॉक्यूमेंट्स मत लो, मामला दबा दो। तो उस समय हमारा डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन के लिए जाता है मेडिकल काउंसिल में। तो कुछ डॉक्टरों का गया था मेडिकल काउंसिल में और उनके ऊपर कार्रवाई के लिए आ भी गया था कि इन पे कार्रवाई करना है। उसी दौरान पता चला कि सुकेश गुप्ता, जो 12वीं पास भी नहीं है, वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है और दिन दहाड़े रोज़ के 50 पेशेंट देख रहा है। वो 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। कोरोना काल में उसने काफ़ी लोगों को उल्लू बनाया, हम कह सकते हैं कि मसीहा बन के। बीएमसीपी नॉर्थ के वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर कुसुम गुप्ता के शिकायत के बाद दिंडोशी पुलिस थाने के सीनियर पीआई श्री जीवन खरात सर के मार्गदर्शन के अनुसार हमारे दिंडोशी पुलिस के कुछ अधिकारी और मनपा के अधिकारियों ने मिलकर बोगस डॉक्टर सुकेश गुप्ता के खिलाफ हमने एफआईआर रजिस्टर किया है। सर कौन सी एक्ट? सर्टिफिकेट ऐसा कौन सा नहीं था, वो 4 साल से वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था। हाँ, कुछ दवाइयाँ और कुछ सामान जब्त किया है। महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट के अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई की है। आगे की जांच जारी है। और देखिए, कैदी के जेल से फरार होने की खबर हम अक्सर सुनते आए। हालांकि कई बार पुलिस उन्हें दोबारा पकड़ने में कामयाब भी रहती है, लेकिन ये पता लगाना जरूरी होता है कि आखिर वो कैसे फरार हुए थे। महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक आरोपी पुलिस स्टेशन से भागने में कामयाब रहा क्योंकि वो बेहद पतला दुबला था। महाराष्ट्र के पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ के चाकन पुलिस स्टेशन से एक आरोपी लॉकअप से फरार हो गया था। हालांकि पुलिस इस बात से हैरान रह गई कि ताला बंद होने के बावजूद आखिर वो थाने से कैसे फरार हो गया। समय रहते पुलिस ने आरोपी को दोबारा पकड़ लिया और वापस थाने लेकर पहुंची। जब आरोपी से पुलिस ने पूछा कि कैद खाने के बाहर ताला लगे होने के बावजूद कैसे बाहर आया, तो उसने एक डेमो भी दिखाया। वीडियो देखने के बाद आप भी सकते में आ जाएंगे, क्योंकि आरोपी ने लाइव डेमो देकर दिखाया कि लॉकअप में लगे सलाखों के पीछे से वो कैसे आसानी से बाहर निकल आया। सिर्फ 5 सेकंड के भीतर बाहर आकर आरोपी ने पुलिस को चौंका दिया। यही वीडियो हम आपको दिखा भी रहे हैं, जो डेमो आरोपी ने पुलिस के सामने करके दिखाया। अशा पद्धतीने या ठिकाणी आरोपी पळून जाण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि तर इथून पुढे पण आपण सर्वांनी सगळ्या ठाण्या। और इसी के साथ ही महाराष्ट्र गोवा के इस